दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मुंबई की एक कोर्ट ने कल एक फैसला दिया और इस फैसले से मोदी सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। जी हां, आपने सही सुना। इस फैसले से मोदी सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। नाम जानते होंगे आप माधवी बुच का, जो सेबी की चीफ थी, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने फरवरी 2022 में सेबी का चीफ बनाया था। वो 28 फरवरी को इस पद से रिटायर होती हैं और उसके अगले दिन ही एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश मुंबई की एक कोर्ट ने कर देता है। कोर्ट ने कर दिया। कौन सा ये आदेश किया है? जज, स्पेशल जज एस ई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर दायर याचिका पर किया है। सपन ने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच मिली भगत। सेबी, जिसको कि कंट्रोल करना है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है कि शेयर मार्केट को में काम नियमों के तहत हो, उसके ऊपर आरोप क्या लगाया है सपन श्रीवास्तव ने कि ये कॉर्पोरेट फंड कंपनियों से इनकी मिली भगत थी और इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के भी आरोप लगाए थे। इस मामले में मुंबई सेबी ने, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको जज ने आदेश दिया है। जज बांगर ने शिकायत और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, देखिए, जज ने पहले जो शिकायत की थी सपन श्रीवास्तव ने, उन दस्तावेजों को देखा और उसकी समीक्षा की। उसके बाद यह आदेश दिया। जज ने कहा है कि मुंबई की एंटी करप्शन ब्यूरो भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और यह भी बताया कि अदालत को एसीबी को 30 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करना है। जो तीन प्रमुख शिकायतें थी सपन श्रीवास्तव, जो एक पत्रकार हैं ठाणे के, उनकी, कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे। जो उनका काम उनको करना था, वो काम उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया। बाजार में हेराफेरी करने दी गई और इससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। तीसरा, नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनियों को लिस्टिंग की अनुमति दी गई। ये बड़ा गंभीर आरोप है। शेयर मार्केट में जब आप लिस्टिंग के लिए जाते हैं तो उसके एक पैरामीटर्स हैं कि अगर इन पैरामीटर्स पे आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे परफॉर्मेंस, सारी रिपोर्ट ओके पाई जाती है, तभी आप शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं और पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। उनका कहना है कि इसमें भी कुछ ऐसी कंपनियों को लिस्टिंग कर दी गई जिन्होंने इन मानकों को पूरा नहीं किया। गंभीर आरोप है। और माधवी बुच के ऊपर ये जो एफआईआर हुई है, जो सपन श्रीवास्तव ने कराई है, मतलब सपन श्रीवास्तव ने इसके लिए कोर्ट गए और कोर्ट ने आदेश दिया। अब एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई पुलिस, इसको जांच करेगी, एफआईआर करेगी। दूसरी तरफ एज यूजुअल होता है कि सेबी की तरफ से रिस्पांस आया है कि भाई साहब, ये हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ सेबी को सिर्फ माधवी बुच के खिलाफ एफआईआर का आदेश नहीं हुआ, इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों के खिलाफ और सेबी के किसके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है। सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच, सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वासने, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। अब माधवी बुच के बारे में ये नहीं कि माधवी बुच के बारे में आपको पता होगा कि इनके ऊपर हिडनबर्ग रिसर्च, जो अमेरिकन कंपनी थी, इसने आरोप लगाया था कि सेबी चीफ की जो चीफ है माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी, बड़े बड़े लोग विदेशों में कंपनियां रजिस्टर किए रहते हैं। तो ये हिडनबर्ग का दावा था कि माधवी बुच और धवल बुच अडानी की ऑफ शेयर कंपनी में इन लोगों ने निवेश कर रखा था, इनकी हिस्सेदारी थी और ये गंभीर आरोप थे। ये गंभीर आरोप इसलिए है कि
सेबी को जिम्मेदारी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अडानी के सारे कारनामों की जांच कीजिए। और ये हिडनबर्ग का कहना है कि अडानी की ऑफशोर कंपनी में माधवी बुच, और सिर्फ माधवी बुच, उनके पति भी शेयर होल्डर हैं। तो कायदे से अगर ये जानकारी सही थी तो माधवी बुच को जांच से हट जाना चाहिए था कि भैया मैं तो खुद ही उनकी कंपनी में शेयर होल्डर हूं, मैं कैसे जांच कर सकती हूं। और जिस कंपनी में लोग शेयर होल्डर थे, उस कंपनी ने क्या किया, वो उस कंपनी का नाम था ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड। ये क्या कर रही थी? हिडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए। इन पैसों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। अब बताइए, एक कंपनी बनी बाहर की, उसमें माधवी बुच के भी शेयर थे, उनके पति के भी शेयर थे, और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के भी शेयर थे। अब वो कहते ना FII, आप लोग सुनते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक टर्म आप सुनते होंगे, विदेशी निवेशक, इसको सुन हिंदी में समझिए। अब ये विदेशी निवेशक आके अडानी कंपनी का शेयर खरीद रहा था। इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड। ये हिडनबर्ग के आरोप है। और ये अडानी के शेयर खरीदता था। जब बहुत सारे आप शेयर मार्केट में आपने एक कंपनी का शेयर खरीदना शुरू कर दिया तो उस कंपनी का शेयर भाग गया। मतलब अडानी, आरोप क्या था कि अडानी अपने ही भाई और उसके जरिए उसने एक ऑफशोर कंपनी बनाई विदेश में, और वो कंपनी इसके अडानी के शेयर मार्केट में आके FI बन के, फॉरेन इन्वेस्टर बन के आ रही है और खरीद रही है, जिससे अडानी का शेयर भाग रहा है। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी आप कह सकते हैं। तो अब एक आरोप माधवी बुच के ऊपर और लगा था, बड़ा गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाया था, पवन खेड़ा ने लगाया था कि माधवी बुच 3-3 जगह से सैलरी ले रही थी। तो सेबी की चेयरमैन थी, वहां से सैलरी ले रही थी। ICICI बैंक में वो काम करती थी, तो वहां से भी सैलरी ले रही थी, और एक और जगह से भी सैलरी लेने का आरोप लगा था। तो बाद में लेकिन सेबी ने जो आरोप लगाए थे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और ICICI बैंक ने कहा था कि भाई ये चूंकि हमारे यहाँ काम करती थी, जब वो रिटायर हुई तो रिटायरमेंट बाद सिर्फ उनको पेंशन का बेनिफिट मिला है और कोई सैलरी उलरी नहीं मिली। अब बड़ी बात यही होता है। अब मैं जरा कुछ आपको चीजें बता दूं। शेयर मार्केट पिछले 4 सालों में बहुत भागा। अगर मैं सिर्फ सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स करीब 41,000 के आसपास था अप्रैल मई 2020 में, और ये बढ़ते बढ़ते चला गया सितंबर 2024 में अपने ऑल टाइम हाईएस्ट 85,000 के आसपास। मतलब इन 4 सालों में शेयर मार्केट में बहुत 100% से ज्यादा रिटर्न आया। और सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा तो अडानी के शेयरों में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। कई कई ग्रोथ हुई थी, और अडानी के शेयर तो इस दौरान काफी तेजी से भागे थे। लेकिन जब जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आती है हिडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिपोर्ट रिसर्च एजेंसी होती है, उसने अडानी के ऊपर रिपोर्ट किया। उसने बताया कि अडानी ने किस तरह से फॉरेन में जो मैंने बताया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वाली उस फंड के जरिए अपने शेयर के दाम बढ़वा के इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए। उस वक्त अडानी का शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरा था, और चूंकि हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बड़ा बवाल मचा था, JPC बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी को अडानी के सारे शेयर ट्रांजैक्शन की जांच करने का आदेश दिया गया था। अब सोचिए, जो अब उस दौरान कौन था सेबी का चीफ? 2023 में आरोप लगता है, उस वक्त सेबी की चीफ थी माधवी बुच, और सेबी ने इस मामले में अडानी को क्लीन चिट दे दी थी। अडानी के शेयर फिर भाग गए। साल भर के 1.5 साल के अंदर पिछले 2 सालों में अडानी के शेयर फिर जितना भी लॉस हुआ था सब रिकवर कर गए। मतलब 50%, 60%, 70% गिरे तो सब फिर भाग गए। लेकिन इस पत्रकार सपन श्रीवास्तव की आपको दाद देनी पड़ेगी। ये शख्स
सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचा कोर्ट, और कोर्ट ने उस दिन आदेश दिया जिस दिन माधवी बुच रिटायर होती, उसके अगले दिन। मुझे एक घटना और याद आती है। एक हर्षद मेहता हुआ करते थे, बहुत बड़े शेयर ब्रोकर हुआ करते थे। वो 1990 के दशक में शेयर बहुत तेजी से भाग रहा था। शेयर मार्केट के वो अनडिस्प्यूटेड बादशाह माने जाते थे, और उन्होंने भी स्टॉक मार्केट के और कंपनियों के अंदर इंफॉर्मेशन ले लेके वो उस कंपनी के शेयर खरीद लिया करते थे, और कुछ इंफॉर्मेशन का पहले से रहती थी और शेयर भाग जाता था, बाद में बेच के पैसा कमा लेते थे। उनके फिनोमिनल राइज पे मुंबई की एक पत्रकार थी, नौजवान पत्रकार थी, सुचेता दलाल ने स्टोरी की। और भाई साहब, उसने एक सीरीज से रिसर्च किया। सुचेता दलाल के बारे में ओटीटी पे आप हर्षद मेहता पे एक सीरीज भी पड़ी हुई, आप उसको देख सकते हैं। सुचेता दलाल ने इतना रिसर्च किया कि फाइनली सरकार को मजबूर होकर हर्षद मेहता की जांच करानी पड़ी। हर्षद मेहता ने तमाम गलतियां की थी, और स्टॉक एक्सचेंज और कंपनियों के साथ मिलकर शेयर मार्केट क्रैश हुआ, हर्षद मेहता पकड़े गए और जेल भी गए। उस दौरान हर्षद मेहता पे तो यहां तक आरोप लगा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के आवास पे पहुंचकर उनको, यह भी आरोप था मीडिया में कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए घूस भी दी थी। मतलब उसमें मुझे सच्चाई नहीं पता, लेकिन आरोप लगा था। बाद में हर्षद मेहता जेल गए और जेल में ही उनकी मौत हो जाती है। और अडानी को लेके विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, और खासकर जब हिंडनबर्ग ने माधवी बुच के बारे में ये रिसर्च करके बताया कि माधवी बुच जो है, जिन्होंने अडानी को बतौर सेबी चीफ क्लीन चिट दी है, वो और उनके हस्बैंड अडानी की एक ऑफशोर कंपनी में शेयर होल्डर है, पार्टनर है। इस पे बड़ा बवाल मचा था, विपक्ष ने लगातार हमला किया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और वो अपने पोस्ट से सही समय पर रिटायर हुई। 28 फरवरी 2025 को रिटायर हुई है। लेकिन कहते हैं, अब ये सपन श्रीवास्तव नाम का पत्रकार ये पीछे पड़ा रहा, कोर्ट गया, कोर्ट से आदेश हो गया। अब सेबी का कहना है कि इनके बारे में, सपन श्रीवास्तव के बारे में सेबी ने कहा कि ये फालतू मुकदमे करता रहता है, बिना मतलब की शिकायतें करता रहता है, इसलिए इस मामले में हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो इस एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश मुंबई की सेशन कोर्ट ने दे दिया है। अब कल मार्केट खुलेगा, मार्केट में क्या रिएक्शन होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि पिछले 6 महीने में शेयर मार्केट 12 से 14% गिर चुका है। और अगर फिर कल शेयर मार्केट टूटता है, क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से अब तक लगभग निवेशकों का लगभग 90 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है। तो और अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो मोदी सरकार की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी। जाने अनजाने में एक पत्रकार ने मोदी सरकार की फिर नींद उड़ा दी है। देखते हैं क्या होता है इस खबर पर। वैसे मेरी नजर बनी रहेगी, और जैसे कोई अपडेट आएगा मैं दूंगा आपको। खबर देखते रहिए, खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।